नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अक्सर बॉलीवुड में फिल्में रिलीज होती हैं और खास तौर से शुक्रवार को फिल्में इसलिए रिलीज होती हैं क्योंकि शुक्रवार वीकेंड होता है। वीकेंड तो वैसे सैटरडे होता है, लेकिन आजकल जो वर्क प्लेस में खास तौर से जो नए वर्क कल्चर में फ्राइडे से ही छुट्टियों का दौर शुरू हो जाता है और फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिनों तक छुट्टी रहती है और पिक्चर हॉल में लोगों के जाने के लिए ये बड़ा ही माकूल समय होता है। जब आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और उसके बाद आप शुक्रवार की शाम से शनिवार और रविवार 3 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, जिसमें बहुत सारे लोग अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे लोग हम लोगों को तो वक़्त नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। गर्मियों के दिन में पहाड़ों पे निकल जाते हैं। मुंबई में या और अन्य सिटीज़ में रहने वाले लोग आस-पास के इलाकों में निकल जाते हैं। तो अपनी छुट्टी को वो तीनों दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए बॉलीवुड में इन 3 दिनों फ्राइडे को शुरू होती है और सैटरडे संडे को उनका उनकी नज़र ये रहती है कि इस दिन तो लोग ज़रूर आएँगे, फ़िल्म देखने के लिए आएँगे और हर हालत में वो फ़िल्म को देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है साहब। एक और अ, ख़ास तौर से हमारे जो खान ब्रदर्स हैं, उनकी जो फ़िल्में होती हैं, वो ख़ास तौर से शुक्रवार को ही रिलीज़ होती है। और उसमें एक कारण ये है कि जुमे की नमाज के बाद उस दिन जुमे का वक़्त होता है, बड़ा ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। इस्लामिक इसमें उसे अ, लोग कहते हैं कि काफ़ी ऑस्पिशियस दिन उसे माना जाता है। अब जुमे के दिन जो हैं, वो वो रिलीज़ करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप जब देखेंगे तो फ़िल्में जनरली शुक्रवार को रिलीज़ होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप बॉलीवुड बॉयकॉट के कैंपेन को जारी रखिए। मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता। बॉलीवुड बॉयकॉट का कैंपेन तो जारी है और जारी रहेगा। और इसलिए जारी है और जारी रहेगा क्योंकि बॉलीवुड वालों ने जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसमें ये सारे लोग शामिल हैं, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। इसीलिए इनकी फ़िल्मों को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी फ़िल्में आ रही हैं, वो हमारे आपसे है, इनसे नहीं है। हम आप हैं जो इन्हें स्टार बनाते हैं। हम आप हैं जो इन्हें सर आँखों पर बिठाते हैं और इन्हें आइकॉन बना देते हैं। और उसकी आड़ में ये जनाब हर तरह की कुकृत्य, कुकर्म करते चले जाते हैं और फिर ये अपनी ब्रांडिंग भी शुरू कर देते हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ सितारे ज़मीन पर। बड़े लंबे समय के बाद इस माननीय की ये मूवी आज रिलीज़ हो रही है, बल्कि रिलीज़ हो गई। और ये आज भी ये हैं 60 वर्ष के, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 16 साल के लड़के दिखते रह रहे हैं। किसी को भी हक है अपने यौवन को बनाए रखने का, हर व्यक्ति प्रयास करता है। आप हम भी करते हैं। ये भी करते हैं, ये तो शो बिज़नेस में है साहब, तो इनको तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो पूरी दुनिया की शुभकामना भी है कि आप युवा दिखते रहें, आप स्वस्थ भी रहें, युवा भी रहें। लेकिन अगर यही युवा मन इनका दिल भी होता, इनका मन भी होता, तो बड़ा अच्छा होता। काश ऐसा होता।
हुआ नहीं। मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ वो माननीय आमिर खान साहब हैं। मैं भी बड़ा फ़ैन हुआ करता था। मैं भी सोचता था कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं आमिर खान साहब। फ़िल्मों को बहुत चुन करके, सेलेक्ट करके ये फ़िल्में करते हैं। 2 साल, 3 साल पर इनकी एक मूवी आती है, ऐसा नहीं कि हर साल ये मूवी प्रोड्यूस करते हैं, अन्य एक्टर की तरह। ये बड़े सेलेक्टिव हैं फ़िल्मों में और फ़िल्म को सेलेक्ट करके उसमें अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं और एक्टिंग माशाअल्लाह बड़ी अच्छी है। इसका मैं विरोध भी नहीं करता हूँ और एक्टिंग की सराहना भी करता हूँ। लेकिन बॉलीवुड के लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि एक्टिंग तो एक विधा है, जिसके बदले आपको पैसा मिलता है और फ़ेम मिलता है, शोहरत मिलती है। लेकिन ये पैसा और ये शोहरत इसलिए है कि आप अपनी इंसानियत को, आप अपनी आदमियत को मत भूलिए, उसे भी बरकरार रखिए और जब कभी आपकी इंसानियत को दिखाने का मौका आए, तो अपनी इंसानियत को दिखाइए। ये जो शख्स हैं साहब, आजकल टेलीविज़न के स्टूडियो में घूम करके अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। फलाने जगह पर मुझसे गलती हो गई थी, मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। मैं तुर्की गया था और तुर्की के सर्वे सर्बा एर्दोगन से मुलाकात हुई, मेरी तस्वीर वायरल हुई और मुझे बाद में पता चला कि वो तुर्की पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है हमारे खिलाफ युद्ध में। तो मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुर्की ये इसलिए नहीं गए थे कि तुर्की कोई बड़ी अच्छी जगह है। अच्छी जगह है, लेकिन दुनिया में और भी अच्छी जगह हैं। तुर्की ये सिर्फ़ इसलिए गए क्योंकि ये भी मुसलमान हैं और वहाँ की हुकूमत भी मुसलमानों के हाथ में है, इसलिए ये गए थे और उसका आधार रिलिजन था और ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये इसी बिना पर गए थे वहाँ पर कि हम दोनों मुसलमान हैं। रिलिजियस फ्रेटर्निटी, रिलिजियस ब्रदरहुड के आधार पर ये तुर्की गए थे और जब इनको लगने लगा कि भारत में इसकी बड़ी आलोचना हो रही है, तो इन्होंने कहा कि नहीं तुर्की में मुझे बुरा लगा और मैं तुर्की की आलोचना करता हूँ। कुछ दिन पहले उसी बैंडवैगन में ये सवार थे और इन्होंने कहा कि मुझे भारत में डर लगता है, मेरी पत्नी को डर लगता है। अरे! आपकी दोनों पत्नी को आपसे डर लगता है। उन दोनों को देश से डर नहीं है। देश में किसी से खतरा नहीं है उन दोनों को। इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा असुरक्षित किया दोनों पत्नियों को, तो माननीय आमिर खान आप थे। आपने उन्हें सुरक्षित नहीं किया। आप किस मुँह से बोल रहे थे कि इस देश में डर लगता है? मेरी पत्नी किरण राव कह रही है, मतलब किरण राव के ऊपर ज़िम्मेदारी फेंक दिया और उन्होंने कभी किरण ने इसका खंडन भी नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड ने कह दिया साहब। हस्बैंड ने कह दिया तो किरण राव चुप हैं, किरण राव कुछ नहीं बोल रही हैं। लेकिन इन्होंने सरेआम कह दिया कि मेरी पत्नी को भारत में डर लग रहा है और इस डर की वजह से ये भारत छोड़ देना चाहते हैं। अब ये है माननीय आमिर खान साहब की भारत के बारे में, अपने देश के बारे में इनका ओपिनियन। भारत में इनको डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता आ गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो इनको डर नहीं लग रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए डर लग रहा है। अब उस वक़्त इन्होंने कह तो दिया कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन अब पछता रहे हैं। ये इनको मालूम चल रहा है कि दुनिया में अगर सबसे माकूल कोई जगह है, खास तौर से मुसलमानों के लिए, तो भारत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। भारत ने तो सबको गले लगाया है, विशाल हृदय दिखाया है। लेकिन इन जनाब को डर लग रहा है।
और अब इनको इस बात का भान हो रहा है, इसलिए जगह ब जगह जाकर के अलग-अलग टेलीविज़न चैनल के स्टूडियो में बैठ कर के कह रहे हैं कि इंसान है, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। अब ये सब गुडी-गुडी बातें कह रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं आमिर खान साहब। लेकिन मैं इनके इस झूठ को आपके सामने रख रहा हूँ। ये तुर्की में जाकर के मिलते हैं और फिर बाद में माफ़ी माँगते हैं कि गलत हो रहा है। इन्होंने खुद कहा कि भारत में मुझे डर लग रहा है और मेरी पत्नी ने कहा। जबकि सबसे ज़्यादा अगर किसी महिला को असुरक्षित किया, अपने परिवार की महिला को, 2 पत्नी को, तो इसी शख्स ने किया। वो दोनों अभी असुरक्षा के भाव से गुज़र रही हैं। दोनों पत्नी को इन्होंने डिवोर्स दे दिया है और तीसरी एक गर्लफ्रेंड को अभी इंट्रोड्यूस किया है, अभी घूम फिर रहे हैं, फिर पता नहीं कब शादी कर लेंगे। और उसके बाद ये घड़ियाली आँसू भी बहा रहे हैं, बाहर में आकर के, इमोशनल भी होते हैं। आमिर खान वो शख्स हैं जो अपने सगे भाई को जेल भिजवाने के लिए पूरी कवायद की, पुलिस से पकड़वाया और अपने रुतबे का, अपने रुसूख का इस्तेमाल किया। फैजल खान इनके भाई हैं। उनको इन्होंने मेंटली रिटार्डेड घोषित कर दिया, कहा मानसिक रूप से तुम बीमार हो, विक्षिप्त हो। पुलिस में जाकर के फैजल खान के खिलाफ कहा कि इनसे आप अदालत में जाकर के कि ये अभी अपना एफिडेविट दे रहे हैं कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं किसी भी फाइनेंशियल निर्णय में किसी चेक पर मेरे दस्तखत मान्य नहीं होंगे। जबरदस्ती इस शख्स ने फैजल खान से लिखवाया। फैजल खान को मेंटली इल घोषित करवा दिया। आज फैजल खान की करियर चौपट हो गई। फैजल खान को अदालत में केस लड़ना पड़ा। फर्जी डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से जो पैसे के लिए कहीं भी गिर सकते हैं और आमिर खान अगर बोलेंगे किसी को, तो उनकी बात को कौन डिनाई करेगा? तो फर्जी डॉक्टर से सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके अपने भाई को मेंटली रिटार्डेड घोषित करवा करके उसको डिप्रेशन की दवा खिला करके बीमार कर दिया। वो व्यक्ति इनके घर से भागा, भाग करके वो जर्नलिस्ट के पास गया। जर्नलिस्ट ने कहा कि मैं पब्लिश करता हूं। फिर बाद में वो व्यक्ति फैजल डर गया तो जर्नलिस्ट को रोक दिया। फिर किसी शख्स ने उन्हें समझाया कि आप सबसे पहले अपना इलाज किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के करिए। फैजल खान की तस्वीर आपके पास है या नहीं है पता नहीं। किसी सरकारी अस्पताल से जाकर के अपना टेस्ट करवाइए। फिर इनके भाई ने, फैजल खान ने जाकर के किसी सरकारी अस्पताल में साइकियाट्रिस्ट से टेस्ट करवाया और फिर उस साइकियाट्रिस्ट ने फैजल खान को कहा कि आप पूरी तरह से फिट हैं, आप बीमार नहीं हैं। और फिर वो सर्टिफिकेट उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में फैजल खान को लड़ाई लड़नी पड़ी, केस लड़ना पड़ा कि मैं फिजिकली फिट हूं या अनफिट हूं, मेंटली फिट हूं या अनफिट हूं। अदालत में फैजल खान ने केस को जीता। अदालत में। ये फैजल खान है आमिर खान साहब के भाई, छोटे भाई हैं, 1 डेढ़ साल ही छोटे हैं। नासिर हुसैन साहब के ये भतीजे हैं जनाब, जो नासिर हुसैन साहब ने कई हिट फिल्में दी। अब इनके पिता ने भी 2 शादी की है, वो अलग विषय है। लेकिन नासिर हुसैन साहब के ये दोनों भतीजे हैं। तो फैजल खान को मेंटली फिट होने के लिए अदालत की शरण में जाना पड़ा और अदालत से फैजल खान को क्लीन चिट मिला कि हां, आप मेंटली फिट हैं। ये भाई हैं ये साहब। अब ये रक्षा कर रहे थे या हत्या कर रहे थे अपने भाई की? दुनिया की निगाह में तो कहेंगे कि अपने भाई का इलाज करवा रहे थे, डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। लेकिन डिप्रेशन के इलाज में ये सब कैसे आ गया कि फाइनेंशियल सिग्नेचर ना कोई कर दे, ये ना कर दे। और अगर ये डिप्रेशन के शिकार थे, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल ने क्यों कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है?
मेंटली इल नहीं है। सरकारी अस्पताल ने क्यों कहा? फिर अदालत ने क्यों कहा कि मेंटली इल नहीं है? ये जो सितारे जमीन पर ला रहे हैं ना, मैं इनकी आज बखिया उधेड़ रहा हूं। ये क्यूबाइड नेटवर्क है जो सच सच सबके सामने लाता है, और ये जो चिकने चुपड़े चेहरे चेहरे हैं ना, उसके पीछे कौन सा चेहरा है उसके सामने रख रहा हूं। अदालत से क्लीन चिट लेना पड़ा फैजल खान को, और ये अदालत में हार गए आमिर खान और उनकी पूरी परिवार, उनका पूरा परिवार। फैजल खान कहते हैं कि पूरे परिवार पर आमिर खान का इतना दबदबा था कि कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार का उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। मेरे पिताजी तो आए, लेकिन पिताजी खुद एक अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहे थे, तो उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। बहुत उनसे भी ये लोग सभी नाराज थे, और हम लोग भी नाराज थे। तो पिताजी आए थोड़े दिन के लिए समर्थन में, लेकिन पिताजी भी चले गए। पूरा परिवार इनसे इतना डरता था, क्योंकि ये कामयाब व्यक्ति है, सफल हैं। इनके सामने कौन मुंह जुबान खोलेगा? तो साहब, आमिर खान की ये शख्सियत है अपने भाई को पगला साबित करने के लिए। इनका इतिहास कोई नया नहीं है, अभी ये सितारे जमीन पर उतार रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा किसी से कि आप इनके फिल्म को मत देखिए जाकर के, या बॉलीवुड बायकॉट करिए, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। लेकिन मेरे कहने से बात माने बनेगी नहीं। एक एक एसएसआर वॉरियर आपके फिल्म का विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे। और आपके भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, फैजल खान ने, कि बॉलीवुड को श्राप लग गया है दिशा और सुशांत का, और बॉलीवुड उस श्राप से अभी उबर नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में बॉलीवुड उस श्राप से उबर नहीं पाएगा। ये बात सच है। श्राप लग चुका है, और आपके भाई ने ही कहा, और आपके भाई ने भी कहा यह बात कि सुशांत की कोल्ड ब्लडेड हत्या हुई है, मर्डर हुआ है सुशांत का। ये सिर्फ ये नहीं कि पहली पत्नी जो भट्ट थी, अरीना भट्ट, उनको छोड़ा, फिर दूसरी पत्नी किरण रॉ को छोड़ा, फिर तीसरी पत्नी को अभी ये पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं। ये तो दो तीन तो ऑफिशियल हैं, अनऑफिशियल कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, या नहीं भी हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जिस पत्नी का हवाला देकर के ये कह रहे थे कि भारत में डर लग रहा है, उस पत्नी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने डराया तो इसी शख्स ने डराया। भारत के किसी लोगों ने डराया, कोई काफिर, कोई हिंदू नहीं डराया, कोई क्रिश्चियन नहीं डराया, कोई ईसाई नहीं डराया आकर के, मुसलमान भी कोई नहीं डराया, कोई दूसरे मुसलमान ने नहीं डराया, इसी मुसलमान ने डराया। और इसी मुसलमान को डर लग रहा था, यही मुसलमान जाता था एर्दोगन से मिलने के लिए तुर्की में, जो तुर्की पाकिस्तान का साथी है। ये वही मुसलमान है, बाकी हमारे देश का कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन ये खुद को अपने को मुसलमान कह रहे हैं, और मुसलमान के चीजों को अमल भी कर रहे हैं। जो 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 बुराइयां हैं, उस बुराई को, जो अच्छाइयां उनको नहीं ले रहे हैं, बुराइयों का अमल कर रहे हैं अक्षरशः। चार पत्नी रखनी है, चार पत्नी तक का तो अलाव है कुरान में, हदीस में। तो चलो चार पत्नी रखते हैं, अपने रिलीजन के लिए कुछ भी करेंगे, तो चले गए तुर्की में से मिलने के लिए। तो डराया इस शख्स ने अपनी पत्नी को, और कहा कि हमको भारत में डर लगता है, लोगों को बदनाम किया। अब शर्म आ रही है, अब शर्म आ रही है। जिस भारत ने सराखों पर बिठाया इस खान को, वो भारत को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि भारत में डर लग रहा है, और अब डर इनका फुर हो गया। जो अपने भाई को पागल बनवा दिया, जो अपने भाई को अदालत से क्लीन चिट दिलवाना पड़ा, वो कह रहा है। और सबसे बुरा करतूत देखिए इस शख्स का, चैप्टर 2 में अपीयर हो रहे हैं। बड़ा याराना है रिया चक्रवर्ती से। 7 जून को मैसेज दे रहे हैं कि आ जाइए मेरे यहां, और माननीय रिया कह रही हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है।
खबर आ रही है, ये अब जांच का विषय है, कौन जांच करेगा? इस देश में सब कुछ ऐसा ही है मित्रों। इस मॉन्ट ब्लैंक से बड़ा गहरा रिश्ता है माननीय आमिर खान का। मैं अभी एक अपने रिसर्च में देख रहा था कि एक फ़िल्म है, जिस फ़िल्म की शूटिंग आज से तकरीबन 22-23 वर्ष पहले उस मॉन्ट ब्लैंक में हुई है, और वो फ़िल्म, उस फ़िल्म में किरदार खुद आमिर खान भी। अब ये सब संयोग है। किसी को मालूम नहीं होगा कि 15-17 साल के बाद उसमें जाके सुशांत रहेंगे और उसी बिल्डिंग में सुशांत की मौत हो जाएगी। ये किसी को क्या मालूम होगा? 2001, 2, 3 में अगर कोई मूवी की शूटिंग हो रही है माउंट ब्लैंक में, और उस फ़िल्म में माननीय आमिर खान साहब भी। माउंट ब्लैंक जो आमिर खान को मिला, उस मिलने के पीछे और मिलाने के पीछे माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती। आजकल मैं रिया चक्रवर्ती को डॉक्टर और उनके भाई को भी डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती कहता हूँ। बड़े डॉक्टर हैं ये दोनों, बड़े डॉक्टर, और बड़ों-बड़ों का इन्होंने इलाज किया हुआ है। सबका इलाज इन्होंने किया है, अभिनव चंद्रचूड़ का भी किया होगा। तभी तो इनके लिए दौरे-दौरे आए थे, खड़े होने के लिए। तो बड़े डॉक्टर हैं ये दोनों भाई-बहन। तो माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती के एक्सप्लोरेशन का ये नतीजा है कि सुशांत को माउंट ब्लैंक बंगला मिला, और उसमें कहा जा रहा है कि बहुत पिवटल रोल प्ले किया था। अब मुझे ये सच्चाई मालूम नहीं है। सच है, झूठ है, ये तो जाँच का विषय है, लेकिन इसे जाँचना चाहिए। अब ये सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी, उस फ़िल्म की शूटिंग माउंट ब्लैंक बंगले में हुई थी, और माउंट ब्लैंक बंगले को दिलाने में रिया चक्रवर्ती की भूमिका है, और रिया चक्रवर्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है माननीय आमिर खान से। और 7 जून को ही रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाता है आमिर खान के यहाँ। वैसे तो बहुत आना-जाना होगा, बहुत याराना भी होगा। एक फ़िल्म की ऑडिशन के लिए वो आई थी, वो छँट गई थी। ऑडिशन वो ठीक-ठाक नहीं रहा था रिया चक्रवर्ती का, लेकिन इनका दिल आ गया था। तो ये उनको मैसेज करके कहती हैं कि "दो यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द मूवी, बट आई फाउंड समथिंग ग्रेट इन यू।" अब वर्बेटिम यही लाइन नहीं था, लेकिन लब्बो-लुआब यही था कि इन्होंने मैसेज करके माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती की तारीफ किया, और डॉक्टर रिया चक्रवर्ती ने उस मैसेज को पूरी दुनिया में दिखाया कि देखो साहब, हम रिजेक्ट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हमने अपना प्रभाव छोड़ दिया है। हाँ, प्रभाव तो जादूगरनी हो ही, डॉक्टर हो ही। तो आमिर खान के ऊपर इन्होंने प्रभाव छोड़ दिया, और आमिर खान के मैसेज को पूरी दुनिया में ये बता रही है माननीय रिया चक्रवर्ती कि आमिर खान ने मेरी तारीफ की है, बड़ी तारीफ की है आमिर खान। अब ये खोजबीन हो रही है मित्रों कि माउंट ब्लैंक बंगला से आमिर खान का क्या, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आमिर खान के साथ चैट की जो रिपोर्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सीबीआई ने पूछा है ये सवाल। आमिर खान के साथ चैट का सीबीआई ने जिक्र किया, लेकिन सीबीआई ने आदित्य ठाकरे के साथ चैट का जिक्र नहीं किया। तो सीबीआई भी सेलेक्टिव जिक्र कर रही है और सेलेक्टिव रिजेक्शन भी कर रही है। अब सीबीआई ने यह पूछा है कि आमिर खान से आपका क्या रिश्ता है? आमिर खान से जो रिश्ता है, सीबीआई ने कैटेगोरिकली ये सवाल पूछा है, आमिर खान से अपने रिश्ते के बारे में आपने क्या सुशांत से डिस्कस की थी? और एक और पुराने प्रेमी के साथ। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, कह रही हैं कि हाँ, मैंने ये डिस्कस किया था, और सुशांत को कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब आपत्ति, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशन क्या था, जो आपत्ति होनी थी। और सारे रिलेशन को जानने के बाद भी सुशांत को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो वो रिलेशन क्या था? अब ये चौथी पत्नी होने वाली थी, तीसरी पत्नी होने वाली थी, 5वीं पत्नी होने वाली थी, क्या होने वाली थी?
क्योंकि ये खुद अब जो पॉडकास्ट आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसमें रिया चक्रवर्ती कह रहे हैं यू लुक वेरी हैंडसम। तो वो मुस्कुरा करके कहते हैं कहाँ अब तो हम बुड्ढे हो गए। नो यू आर नॉट बुड्ढा। हु सेज यू आर बुड्ढा? ये रिया चक्रवर्ती कह रही है पॉडकास्ट में भाई आमिर को, यू लुक वेरी हैंडसम। अब ये हैंडसम तो कहीं से नहीं है, ठिंगना है, बहुत नाटे कद का है, आरा तिरछा चलने वाला। थोड़ा चेहरा बड़ा, चेहरा चॉकलेटी है। हैंडसम जो था उसको तो इन लोगों ने रवाना करवा दिया, जिसको हैंडसम शब्द कह सकते हैं, जिसके ऊपर हैंडसम जचता है, इसे कहते हैं हैंडसम। सर से लेके पांव तक 6 फीट 2 इंच का जवान, बहुत चेहरा बहुत ऐसा, बहुत आकर्षक नहीं था लेकिन आकर्षक था और हैंडसम था, जिसको आप हैंडसम कहते हैं। कला से कूट कूट कर भरा हुआ नौजवान, ज्ञान, पढ़ा लिखा, होशियार, ह्यूमेन, मानवीय, सबको मदद करने वाला, इसको कहते हैं रियल हीरो। जो रील का भी हीरो था और इन लोगों की अभी लाइन लगा देता वो। अगर वो रहते तो लोग भूल जाते इस सितारे जमीन वाले को। इनकी मूवी रिलीज नहीं होती सितारे जमीन वाले की, और रिलीज होती तो कोई देखने नहीं जाता, तब तक ये सिकंदर बन गया होता। सबने मिल करके एक व्यूह रचना रच के एक ऐसे होनहार स्टार को रास्ते से हटाया, ताकि 60 बरस में भी किसी तरीके से रंग रोगन करके खुद को जवान बनाए रखें और दर्शकों के बीच में बोलें कि अभी भी मैं जवान हूं, मैं एक्टर हूं, मुझे देखने के लिए आओ। हाँ, कोई एक्टर रहा ही नहीं। कौन एक्टर है जिसे देखने जाएगा? कोई रहा नहीं। ये नेपो किड वगैरह से कुछ चलने वाला है नहीं। एक एक्टर गया था दिल्ली से, जो अपना इकबाल साबित कर दिया था और अभी वो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन सबने मिलकर के उन्हें रास्ते से हटा दिया। रिया चक्रवर्ती से बहुत गहरे रिश्ते हैं आमिर खान के, और जिस दिन ये इंक्वायरी ठीक से खुल गई, जो कि खुली की ही, हमने कल भी आपको ये सबूत दिखाया है, तो इन पापियों की एक एक बात दुनिया के सामने आई। और ये लोग जो कह रहे हैं घूम घूम करके कि बड़े सौम्य हैं, सुशील हैं, गलतियां हो जाती हैं, हम गलतियों को ठीक करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये कोई सौम्य सुशील नहीं है। इन्हें साबित करना पड़ेगा कि ये सौम्य सुशील हैं। ये जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में जाकर के कहते हैं कि आपको बड़ी तकलीफ हुई है, आपने अपने जिंदगी का चैप्टर, दूसरा चैप्टर शुरू किया है, आपको बधाई, आपको शुभकामना। उसी दिन ये शख्स सबकी निगाह में गिर गए थे और उसी दिन ये पता चल गया था कि ये शख्स ऐसे कैसे घूम रहा है। तब हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि अरे बाबा, ये तो पूरी तरह से टच में था, ऐसा यकायक इनके पॉडकास्ट में नहीं आ गया है। ये तो पूरा मामला पहले से जमा हुआ है। ये याराना पुराना है और माउंट ब्लैंक में ले जाकर के उसे रास्ते से हटाना था। कैप्री हाइट में ये फैलाया इस लड़की ने कि काली भूत का छाया छाया है, किसी गलत बुरी आत्मा का छाया है इस फ्लैट पे, इस घर पे, इसको छोड़ दो और हम तुमको बढ़िया घर दिलवाते हैं। और घर दिलवाने में माननीय आमिर खान साहब या किसने मदद की, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज अगर ये सितारे जमीन पर लेकर के आए हैं जुमे के दिन, एसएसआर वॉरियर, एसएसआर की मौत को भूलने का समय नहीं है। एसएसआर की मृत्यु को आप भूलिएगा मत। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ गए। सिकंदर को जिस प्रकार से आप लोगों ने गरहेड़िया बना दिया, भीगी बिल्ली बना दिया, सिकंदर बनने चले थे फिल्म का, फ्लॉप शो, सुपर फ्लॉप करवाया, पाकिस्तान में बेचने के लिए गया, ओटीटी पर गया, यहां से आपने पैकअप करवा दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनका पैकअप करवा दीजिए, लेकिन जो मैं नहीं कह रहा हूं
वो सब आप समझ रहे हैं। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सब आप समझ रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता। बॉलीवुड को इनके ही भाई के शब्दों में दिशा और सुशांत का श्राप लगा है, लगेगा और वो प्रतिफल भी देगा। अगर इनके पाप कम होंगे तो थोड़ा कम लगेगा, अगर ये अच्छे इंसान होंगे तो थोड़ा कम होगा। अच्छे इंसान रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े नहीं होंगे। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है रिया चक्रवर्ती से। अच्छे इंसान नहीं खड़े हो सकते। माउंट ब्लैंक, रिया चक्रवर्ती, आमिर खान का रिश्ता जांच के घेरे में है। लाख सितारे जमीन पर ले आओ, आप उस आरोप से बरी नहीं होगे। आरोप से तभी बरी होगे जब जांच में आप बरी हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।